48 लॉज ऑफ पावर। लॉ 7। लोगों का ज्ञान, अनुभव और काम अपने इस्तेमाल में लाना सीखिए। ऐसी मदद आपको रफ्तार देगी जो वक्त के साथ साथ आपकी ऊर्जा भी बचाएगी। वक्त के साथ साथ लोग उन मददगारों को भूल जाएंगे क्योंकि यही लोगों की आदत है, और अंततः सिर्फ आप याद रखे जाओगे। इसलिए सामने रहकर क्रेडिट लेना सीखिए और वो काम करने में वक्त ज़ाया मत कीजिए जो लोग आपके लिए कर सकते हैं। 1883 कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी के यूरोपियन डिवीजन में काम करने वाला एक सर्बियन साइंटिस्ट, जो कि महत्वाकांक्षी और होशियार था, दुनिया को एक अलग नज़र से देखने की उसकी चाह थी। उसका नाम था निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला उस वक्त प्लांट मैनेजर चार्ल्स बैचलर के अंडर काम करते थे। चार्ल्स ने टेस्ला को सलाह दी कि क्यों न वो अपने दिमाग का इस्तेमाल अमेरिका में जाके करे, जहां उसकी ज़्यादा कदर होगी। टेस्ला के हाँ कहने के बाद चार्ल्स उसे अमेरिका के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट के पास भेज देता है, उस वक्त का दुनिया का सबसे नामचीन इन्वेंटर थॉमस एडिसन। न्यूयॉर्क में जब एडिसन और टेस्ला की पहली बार मुलाकात होती है, उसी वक्त एडिसन टेस्ला को हायर कर लेता है। टेस्ला अपने काम में माहिर था, इसी वजह से एडिसन टेस्ला को एक काम दे देता है। काम वाकई में इतना मुश्किल था कि एडिसन को टेस्ला से काम पूरा होने तक की उम्मीद नहीं थी। इसीलिए टेस्ला को काम देते वक्त ही एडिसन कहता है, अगर तुम यह काम कर लेते हो तो तुम्हें $50,000 दूंगा। टेस्ला पैसों के साथ साथ अपना सम्मान भी कमाना चाहता था, इसीलिए वो पूरी लगन से काम शुरू कर देता है। काम एडिसन के डीसी डायनामोज यानी कि जनरेटर्स के बारे में होता है। टेस्ला उन जनरेटर्स का डिज़ाइन दोबारा तैयार करता है और लगभग नामुमकिन दिखने वाला वो काम पूरा कर देता है। अपनी दिन रात की मेहनत से तैयार किया हुआ सॉल्यूशन लेकर टेस्ला एडिसन के पास जाता है और वो उसे वो सॉल्यूशन दिखाता है। सॉल्यूशन वाकई में कारगर होता है और टेस्ला एडिसन से अपने $50,000 मांगता है। उसके जवाब में एडिसन टेस्ला को कहता है, लगता है तुम नए हो, तुम्हें हमारा अमेरिकी मजाक ही समझ नहीं आया। ज़्यादा से ज़्यादा मैं बस तुम्हारी सैलरी बढ़ा सकता हूँ। टेस्ला दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। जब हम किसी से कोई काम करवाते हैं और उसको पैसे देते हैं तो पैसे सिर्फ पैसे नहीं होते, वो पैसे असल में उस इंसान का सम्मान और श्रेय दिखाते हैं। और जब एडिसन ने उसको पैसे नहीं दिए तब हमें पता चलता है कि एडिसन कहीं ना कहीं टेस्ला के मामले में इनसिक्योर था। और हो भी क्यों ना, जब आप दुनिया के सबसे बड़े इन्वेंटर हो तो आपकी अपनी प्राइड होती है, और यही चीज़ टेस्ला समझ नहीं पाया। एडिसन की कंपनी में रहकर टेस्ला अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, द अल्टरनेटिंग करंट, AC करंट, जो कि एडिसन के डायरेक्ट करंट यानी DC करंट से अलग था। अलग क्या, बेहतर था। लेकिन दुनिया की कोई ताकत एडिसन को ये मानने पर तैयार नहीं कर सकती कि AC करंट अच्छा है, या फिर सरल शब्दों में निकोला टेस्ला उससे अच्छा है। और जैसा कि अपेक्षित था, एडिसन ने टेस्ला की रिसर्च को सपोर्ट नहीं किया। सपोर्ट तो बहुत दूर की बात है, एडिसन ने टेस्ला को सामने से विरोध किया। इन बातों के चलते टेस्ला ने एडिसन की कंपनी को छोड़ दिया और अपने लिए एक नया इन्वेस्टर ढूंढ लिया, जॉर्ज वेस्टिंगहाउस, जो कि टेस्ला के अल्टरनेटिंग करंट से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिसिटी या फिर इन्वेंशन के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन वो बिजनेस जानता था, और उसने टेस्ला के साथ AC करंट के पेटेंट के लिए रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट किया। वेस्टिंगहाउस ने एक बहुत चालाकी की बात की। पेटेंट भले ही टेस्ला के नाम पर थे, लेकिन बेचते वक्त वेस्टिंगहाउस ने AC करंट को वेस्टिंगहाउस के नाम पे बेचा, जिस वजह से ये पूरा इन्वेंशन लोग वेस्टिंगहाउस से एसोसिएट करने लग गए। और इस इन्वेंशन का क्रेडिट लेने के लिए बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट आ गए। इसी भीड़ में टेस्ला का नाम एक बार फिर से खो गया। एक साल बाद वेस्टिंगहाउस JP मॉर्गन की टेक ओवर बिड में फंस जाते हैं। वेस्टिंगहाउस टेस्ला को समझाता है कि उन दोनों के बीच हुआ रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट अगर वो फॉलो करता है तो वेस्टिंगहाउस की कंपनी ही नहीं रहेगी, और वो उस रॉयल्टी के पूरे पैसे टेस्ला को नहीं दे सकता। टेस्ला उस वक्त अपने हाथों से वो कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देता है। वेस्टिंगहाउस टेस्ला के पेटेंट के लिए उसे पैसे भी देता है, $2,16,000। सुनने में ये यकीनन बड़ी अमाउंट है, लेकिन उस वक्त टेस्ला के उन रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट्स की कीमत कहीं ज़्यादा थी, $12 मिलियन। अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े इन्वेंशन तक का क्रेडिट टेस्ला को ढंग से नहीं मिला।
गुलियल्मो मार्कोनी, वो आदमी जिसने रेडियो का इन्वेंशन किया। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि रेडियो ट्रांसमिशन में मार्कोनी ने टेस्ला के एक पेटेंट का इस्तेमाल किया था, जिसका टेस्ला को ना ही कभी पैसा मिला और ना ही कभी क्रेडिट। टेस्ला ने एसी जनरेटर्स, एसी पावर सिस्टम, इंडक्शन मोटर, ऐसे कई सारे आविष्कार किए, लेकिन कोई भी आविष्कार टेस्ला के नाम के साथ नहीं रहा। 1917 में टेस्ला को पता चलता है कि उसे अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से एक मेडल मिलने वाला है, एडिसन मेडल। इंस्टीट्यूट के कुछ लोग टेस्ला के पास जाकर कहते हैं, हम चाहते हैं कि आप ये मेडल पहने। दुखी टेस्ला इस बात पर जवाब देते हैं, तुम चाहते हो? जिस इंस्टीट्यूट के नाम पर तुम लोग ये मेडल बेच रहे हो वो मेरी मेहनत है। इसी दिमाग से वो बुनियाद बनी है जिस पर आज तुम्हारा ये इंस्टीट्यूट खड़ा है। तुम जैसे लोगों ने कभी मेरे दिमाग की, मेरी मेहनत की कदर ही नहीं की। अपने फायदे के लिए मेरी शरीर को तक लटका कर तुम सड़ने के लिए छोड़ दोगे। निकोला टेस्ला उन लोगों में से था जिन्हें लगता था कि विज्ञान में पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। वो बस अपनी मेहनत करता, अपने आविष्कारों पर ध्यान देता और पीछे से लोग उसका फ़ायदा उठाते। और जब तक टेस्ला ये बात समझ पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसी वजह से टेस्ला की मौत गरीबी में हुई। और दूसरी तरफ एडिसन टेस्ला के बिल्कुल अपोजिट था। वो उतना साइंटिफिक थिंकर या फिर कोई इन्वेंटर भी नहीं था। एक बार तो एडिसन ने यह भी कहा था, मुझे मैथमेटिक्स सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक मैथमेटिशियन को काम पे रख सकता हूँ। अगर आपको ये बात खोखली लग रही है तो ये बात जान लीजिए, ये वो आदमी कह रहा है जिसके पास 1000 से ज़्यादा इन्वेंशन के पेटेंट्स हैं। एडिसन ने एक बार लोगों के बीच कहा था, कॉमर्स और इंडस्ट्री में सब चुराते हैं, मैंने भी चुराया है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि चुराते कैसे हैं। दुनिया दो तरह के लोगों से चलती है, एक जो अपनी मेहनत से ताकत कमाते हैं और दूसरे वो जो अपनी ताकत से दूसरों की मेहनत कमाते हैं। बेवकूफ़ मत बनिए। अगर आप काबिल हैं तो कई गीदड़ आपके आसपास मंडराएंगे जो आपकी काबिलियत को नोचने के लिए तैयार होंगे। वो बस मौके का इंतज़ार कर रहे हैं और आप जितना इस बात को नकारोगे उतनी ही आसानी से आपका इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आप किसी के काम को छीन नहीं सकते तो कम से कम अपने काम को बचाने की क्षमता रखिए। ज़िंदगी छोटी है और वक्त कम, इसीलिए सारी चीज़ें खुद से करने की कोशिश मत कीजिए। लोगों की काबिलियत का इस्तेमाल करना सीखिए। मैं ये भी नहीं कह रहा कि हर वक्त बेवकूफ़ों की तरह सामने आकर हर किसी का क्रेडिट लीजिए। किसी का क्रेडिट लेते वक्त सावधानी बरतिए। आप बेवजह दुश्मन नहीं बनाना चाहेंगे। कुछ वक्त ऐसे आएंगे जहां आप दूसरों का क्रेडिट नहीं ले सकते, उस वक्त पीछे हटना ही होशियारी होगी। हर बार क्रेडिट लेने के चक्कर में बात आपकी पहचान पर आ सकती है। अगर खेल में टिके रहना है तो आपको सीखना होगा कि पीछे कब हटना है। जिस तरह अपने इन्फीरियर्स का क्रेडिट लेकर आप खुश हो रहे हैं, उसी तरीके से अपने सुपीरियर्स को अपने काम का खुशी खुशी क्रेडिट दीजिए। ताकत सिर्फ क्रेडिट लेने में नहीं बल्कि देने में भी होती है। एक और तरीका है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको लोगों का हक छीनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ऐसी चीज़ जिससे आप सीख सकते हैं, और वो क्या है? वक्त, बीता हुआ वक्त। लोगों के अनुभव से सीखिए, उनकी गलतियों से सीखिए, उनके काम से सीखिए, उनके बीते वक्त से सीखिए। ऑटो वोन बिस्मार्क ने भी कहा है, वो बेवकूफ़ होते हैं जो सिर्फ अपने अनुभव से सीखते हैं। जिस तरह शेक्सपियर ने अपने कई कामों में प्लूटार्क की राइटिंग का इस्तेमाल किया, उसी तरीके से अपनी फील्ड के महान लोगों के अनुभव का इस्तेमाल कीजिए। भले ही आप उनके काम को पूरी तरीके से कॉपी कर रहे हो, तब भी उस काम में अपनी छवि बनाने की कोशिश कीजिए। उस छवि से लोगों को वो इंस्पिरेशन लगेगी, कॉपी नहीं। अगर होशियारी से इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाए तो आप लोगों का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। उनकी मेहनत आपकी मेहनत होगी, उनका ज्ञान आपका ज्ञान होगा, उनकी काबिलियत आपकी काबिलियत होगी। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ सही नहीं है तो आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन किसने कहा कि ताकत सही या फिर नैतिक होती है? वीडियो खत्म होने से पहले एक आखिरी सवाल। एक गीदड़ है जो एक इंसान के शरीर को खा रहा है, क्या बनना पसंद करेंगे? वो इंसान जिसे गीदड़ नोच रहा है, या फिर वो घिनौना गीदड़ जो उस इंसान को नोच रहा है? अगर इस सवाल का जवाब देने में आपको मुश्किल हो रही है तो यकीन मानिए आप ताकत को पाने के लायक नहीं हैं।